बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एन अदर टाइप ऑफ लिपिड्स, जिसके बारे में हमने बात करनी है, दैट इज़ वैक्स। क्लियर? वैक्सेस हमारी बुक ने लिखा है तो हम वैक्सेस लिख देते हैं। बेटे वैक्स के बारे में या जनरल जब हमने लिपिड्स का रोल पढ़ा था तो तब हमने उसमें जो है वो सारी चीज़ें देखी थी कि लिपिड्स जो है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। एनिमल्स बॉडी में होते हैं या प्लांट बॉडी में होते हैं या दोनों में होते हैं? दोनों में होते हैं। हमने कहा था एनिमल्स के अंदर स्पेशली हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन बनाता है? लिपिड्स। ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो हमने कहा था कि देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर, देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एंड देन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। सिमिलरली अगर हम उसकी बात करें प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के बारे में हमने कहा था उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट जगहों पर क्यूटिन, वैक्स वगैरह, ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, डिफरेंट लीव्स के ऊपर, स्मॉल ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपने जो है वो बीज वैक्स का नाम सुना है? बीज वैक्स का, मक्खियों वाली शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है आपने? उसमें वैक्स होती है। ठीक है, हम जो है ये सर्दियों में जितनी भी वैसलीन वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें डिफरेंट टाइप की वैक्स ही होती है। ठीक है, एक आप जो है वो उसमें मोमबत्ती में देखते हो कि उसमें भी वैक्स होती है। तो वो तमाम किस्म की वैक्स जो है या तो वो एनिमल सोर्स से ली जाती है या प्लांट सोर्स से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? तो वो कहता है कि हमारे पास वैक्सेस जो हैं ये हमारी नेचर में वाइड सेपरेट हैं। वाइड सेपरेट मीन बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं हमारे पास। ठीक है, और किस किस में पाई जाती हैं ये? एनिमल्स में भी हैं और प्लांट्स में भी हैं। एनिमल्स में भी हैं और प्लांट्स में भी हैं। अब ये बातें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। असल बात जो हमने पढ़नी है दैट इज़ देयर केमिकल नेचर, दैट इज़ देयर केमिकल नेचर। अगर इनको हम केमिकली देखें तो आपने पहले दिन बात की थी कि लिपिड्स बिलोंग्स टू वेरी हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही जो है वो हेट्रोजेनस ग्रुप है, मीन्स कि इसके अंदर 1 और 2 मोनोमर यूनिट हमें नहीं मिलेंगे, हमें यहाँ पे वैरायटी ऑफ केमिकल मिलेंगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। तो हमारे पास मेनली 4 थिंग्स आर प्रेजेंट इन द वैक्सेस। 4 चीज़ें हैं जो वैक्सेस में मौजूद होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे बेटे हमारे पास अल्केन्स। आपने पढ़ा हुआ है अल्केन्स के बारे में। दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, अल्केन्स के अलावा आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि फैटी एसिड और अल्कोहल, फैटी एसिड और ये तो आपके पास लिपिड्स में पाए ही पाए जाएंगे। अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कीटोन्स एंड देन अल्कोहल के फैटी एसिड्स के साथ या इनके साथ एस्टर्स वगैरह भी। तो ये देखो कितने ग्रुप हो गए हमारे पास? 4 ग्रुप्स। क्लियर? ने कहा कि हमारे पास वैक्सेस आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। कैसी चेन अल्केन्स होती हैं? लॉन्ग चेन। कितने कार्बन वाली अल्केन हो सकती है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने वाली? लेकिन जब आपने फैटी एसिड की बात की थी जनरल, तो आपने कहा था फैटी एसिड जो हैं वो कौन से होते हैं? इवन नंबर, 2 to 30, 2 to 30। लेकिन हमारे पास जो अल्केन्स हैं इनके बारे में हमने बात की, ये 2 कार्बन वाले नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? लॉन्ग चेन। हमारे पास बुक एग्जांपल देगी कार्बन 25 से कार्बन 35 तक, मतलब कम से कम 25 कार्बन होंगे और सारे के सारे ऑड। ठीक है, 25 से 35 तक, 25 से 35 तक। ये बात क्लियर हुई? हमने कहा कि हमारे पास जो वैक्सेस के अंदर अल्केन्स होंगी दीज आर लॉन्ग चेन अल्केन्स। ये कैसी होंगी? लॉन्ग चेन हैं। और अगर हम इनको जो है वो कार्बन नंबर के हवाले से देखें तो कार्बन नंबर कितने कार्बन कैसे होंगे? ऑड होंगे। और उनकी रेंज क्या है? कार्बन 25 to 35। सिमिलरली हमारे पास अल्कोहल है एंड द टाइप ऑफ अल्कोहल विल डिसाइड द टाइप ऑफ वैक्स आल्सो। कीटोन्स हैं एंड एस्टर्स हैं। और क्या हैं? एस्टर्स आपने पढ़ा हुआ है बेटे, जब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो इसके साथ इस एस्टर जो है वो बन सकता है, इसके साथ एस्टर बन सकते हैं। तो ये एस्टर लिंकेज जो है वो हमारे पास कॉमनली लिपिड्स में पाई जाती है। लिपिड्स में कॉमनली कौन सी लिंकेज पाई जाती है? एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में मौजूद होती हैं? वैक्सेस में। अब आपके पास वैक्सेस का जनरल स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब हम इन चीज़ों को मिलाएंगे तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए वैक्सेस की कोई जनरल एग्जांपल के साथ उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बताया। ठीक है,
लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर दिए हैं, आपको ये ज़रूर बताया गया है कि ये वैक्सीज होती कहाँ पर हैं। देखिए हमने पहले भी बात की कि डिफरेंट एनिमल्स की मेम्ब्रेन्स वगैरह में, एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में, किस में? एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन के अंदर वैक्स मौजूद है तो वो क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है उन्हें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे उन्होंने बचाना होता है, ठीक है। देखो हमारे कानों में भी वैक्स होती है, आपने पढ़ा था वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं हमारे कानों में, तो वो भी वैक्स सिक्रीट कर रहे हैं, वो इंसेक्ट्स वगैरह से हमें बचा रहे हैं, डिफरेंट इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से हमें बचा रहे हैं। सिमिलरली एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो वैक्स होती है वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही होती है? फ्रॉम द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, वाटर का जो लॉस है उसको बचाया जाता है बॉडी से। सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ह्यूमिडिटी लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो हमारी स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है और हमारी स्किन से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो स्किन खुश्क हो जाती है सर्दियों में। तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर वैसलीन वगैरह या वैक्स की लेयर बना देते हैं। ये क्रीम्स, लोशन जो हम ख़ासतौर पे कोल्ड क्रीम्स यूज़ करते हैं, इनका क्या रोल होता है? अब इस क्रीम की वैक्स की पूरी लेयर बना देते हैं हम स्किन के ऊपर, जो हमारी स्किन से मॉइस्चर को जो है वो इवेपोरेट नहीं होने देती, मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं होने देती। तो एज अ रिज़ल्ट मॉइस्चर हमारी स्किन में इंटैक्ट रहता है, तो हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, ठीक है। इट्स मीन कि जब हमारे पास स्किन के ऊपर एनिमल्स की बॉडी में या ओवरऑल देखा जाए तो जानदारों की बॉडी के अंदर आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे कि आपके पास शीप है, इसके ऊपर ऊन होती है, आपने पढ़ा हुआ है ना, और बड़ी हैवी किस्म की वैक्स होती है। ख़ास तौर पे कमर्शियल स्केल के ऊपर जो हमने वैक्स लेनी होती है वो इसी की जो है वो ऊन से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैक्स को, क्लियर। तो सिर्फ शीप ही नहीं, बहुत से दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनके एक्सोस्केलेटन में या उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या पाई जाती है? वैक्स पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने पढ़ा डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पे आपने देखा बड़े फ्रूट्स बड़े चमकदार होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा धो के रखा जाए तो बहुत ही शाइनी लेयर होती है उनके ऊपर। तो वो किसकी लेयर बनी हुई होती है? शाइनी लेयर वैक्स की। किसकी बनी हुई होती है? वैक्स की। और वो वैक्स क्या कर रही होती है? उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। कहाँ से? फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, इवेपोरेटिव लॉस नहीं होने दे रही ना। देखें प्लांट्स में फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं, उसके वहाँ से भी तो वाटर इवेपोरेट होना है ना, तो उसके ऊपर वैक्स की अगर लेयर बना देंगे वहाँ से भी वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक तो वाटर लॉस से बचाएंगी, दूसरा एब्रेसिव डैमेज से बचाएंगी। किससे बचाएंगी? एब्रेसिव डैमेज। आपने पढ़ा था कि एब्रेसिव डैमेज किसे कहते हैं? चोट लगने से बचाना, क्लियर। और इस तरह ये सारे के सारे लिपिड्स हमारी बॉडी में हमारे मेम्ब्रेन का हिस्सा भी होते हैं, क्लियर। ये था वैक्स के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं बेटे। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। एज द नेम इंडिकेट, फॉस्फो मीन यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आएगा। क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप आएगा। और साथ में क्या है? लिपिड्स हैं। तो हमें पता है लिपिड्स तो बेसिकली एस्टर्स होते हैं। किस चीज़ का? अल्कोहल, जो कि हमारे पास ग्लिसरॉल है, और साथ में कौन आ जाएंगे? फैटी एसिड्स आ जाएंगे। साथ में कौन आ जाएंगे? फैटी एसिड्स आ जाएंगे। तो अगर हम इनको केमिकली डिफ़ाइन करें तो केमिकली डिफ़ाइन तो हो चुके ये। कैसे? हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड्स आर द सच लिपिड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैं विच कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, विच कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। इनके पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। अब एक्चुअली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है। अब ये फॉस्फेटिक एसिड जो है वो हम ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास उसमें कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। आपने एक जनरल एस्टर का स्ट्रक्चर ड्रा किया था अगर याद हो तो। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, ठीक है। ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक मीन इसके पास 3 OH ग्रुप थे। कितने OH ग्रुप थे? क्लियर। और इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा के जब इसके बॉन्ड पूरे कर दिए हैं। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल का। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। H3, अगर हम फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बेटा ये इस तरह से अरेंज होते हैं हमारे पास,
ठीक है, 1 2 3 H3PO4, 1 2 3 4, क्लियर। तो H3PO4 दिस इज एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है अभी, ये फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन अभी हमने ग्लिसरॉल के साथ मिलाना है किसको, फैटी एसिड्स को। किसको मिलाना है, अगर फैटी एसिड्स मिल सकते हैं तो ये भी क्या है, इसका मतलब यहाँ पे किसी ना किसी कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो सकता है। फैटी एसिड की जगह कौन अटैच हो सकता है, कर देते हैं। वो कहता है कि आपके पास कार्बन्स की नंबरिंग कर लो आप, कार्बन नंबर 1 अपनी मर्ज़ी से नीचे से रखना है, नीचे से ऊपर से, कार्बन नंबर 1 2 3। जो बेटे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 होता है, हमेशा उसके ऊपर कौन बाउंड करेगा, फैटी एसिड, ठीक है। और हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 बचेगा उसको स्पेस दे देंगे हम किसके लिए, फास्फोरिक एसिड के लिए। किसके लिए स्पेस बना देंगे, फास्फोरिक एसिड के लिए। किसके लिए स्पेस बना देंगे, फास्फोरिक एसिड के लिए, ठीक है। अच्छा, बना देते हैं हम इसके लिए फास्फोरिक एसिड की जगह। ने कहा कि यहाँ पे हम जो है वो अटैच कर देंगे R, क्योंकि यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं क्लियर। R में भी द सेम, R में भी डिफरेंट, आपने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ से इसका H या इसका OH और उसका H, ख़ास तौर पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अल्कोहल होती है उसका OH जाता है और जो एसिड होता है उसका सिर्फ हाइड्रोजन जाएगी, उसका OH और इसका क्या जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर एलिमिनेट कर दें तो ये ऑक्सीजन बच जाएगा इसका, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया हमने, और साथ में P डबल बॉन्ड O, OH और OH, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था जब हमने असाइल ग्लिसरॉल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, असाइल ग्लिसरॉल। तो अभी तक तो फ़र्क हमें नज़र ही नहीं आया फॉस्फोलिपिड्स में और असाइल ग्लिसरॉल में। क्यों, क्योंकि एक तरफ एसिड था, ये भी एसिड है, एक तरफ ग्लिसरॉल थी, एक तरफ ग्लिसरॉल है, सब में एस्टर लिंकेज थी, एस्टर लिंकेज बना दी, ठीक है बेटे। इन एडिशन टू दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के साथ अब जो है वो नेक्स्ट कहानी चलनी है। हमने कहा कि ये जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड। क्लियर। और अगली बात हमने की कि फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स, फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स, मतलब डिराइव होंगे, किससे डिराइव होंगे, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। आपसे फॉस्फेटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करवाने के लिए आ सकता है। जस्ट आपने बेटे यहाँ पे सिंपल अपनी मर्जी के फैटी एसिड अटैच कर देने हैं और कार्बन नंबर 3 पे आपने कौन सा ग्रुप लगा देना है, फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड से डिराइव करके उसको लगा देना है, क्लियर। अब याद रखना हमारे पास बाकी सारे का सारा कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, बाकी सारे का सारा कंपाउंड नॉन पोलर है, लेकिन हमारे पास जो फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप है उसके पास मच मोर ऑक्सीजन है। मच मोर क्या है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन। इन तीनों के निस्बत ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इट्स मीन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप काजेज द पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या काज कर देगी, पोलैरिटी। इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल में 2 रीजन्स बनेंगी। कितनी रीजन्स बनेंगी, 2। एक रीजन होगी जो पोलर होगी और एक रीजन होगी जो नॉन पोलर होगी। पोलैरिटी वाली रीजन कौन सी बनेगी, फॉस्फेट ग्रुप वाली। कौन सी बनेगी, फॉस्फेट ग्रुप वाली। और बाकी जो हमारे पास चेन बच जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी, नॉन पोलर होगी। वो क्या होगी, नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन अब हम एक डेरिवेटिव बना के देखते हैं। हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। अभी तक जो हमने बनाया वो क्या बनाया है, अब इस फॉस्फेटाइडिक एसिड में क्या चीज़ ऐड करें हमारे पास, तो नई चीज़ बनेगी, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जो है वो आप उठा के लगा सकते हो इसके साथ। आपकी बुक ने बताया कि हमारे पास कोलिन, एथेनोलामीन, सेरीन, दीज ऑल आर द नाइट्रोजिनस बेसिस। ये सब की सब क्या होती हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। कौन कौन सी हो सकती हैं,
कोलिन, एथेनोलामीन, एथेनोलामीन भी पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है, एंड सीरीन। याद रखना बेटे, हमारी बॉडी के अंदर एक वन ऑफ द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स, एसिटाइल कोलिन। क्या है हमारे पास? एसिटाइल कोलिन। क्लियर? न्यूरोट्रांसमीटर, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो उसमें भी हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज़ कोलिन। तो हमारी बॉडी में अच्छी खासी कोलिन की क्वांटिटी पाई जाती है। क्लियर? अब कोलिन को अगर हम किसके साथ जोड़ दें? फॉस्फेटाइडिक एसिड। इसका मतलब अब ये कोलिन का ये डेरिवेटिव बन जाएगा किसका? फॉस्फेटाइडिक एसिड का। तो वो हमारे पास असल में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में हमें पता है फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट होगी, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ये तो दोनों चीज़ें एक ही थी। ठीक है, और हमें बाद में पता चला इसमें तीसरी चीज़ क्या होगी? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जनरल पढ़े हैं। ठीक है, वो तो लिपिड्स में होंगे ही होंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। तो तीसरी चीज़ क्या ऐड की हमने? नाइट्रोजनस बेस। अब एक नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं, हम देखते हैं कि वो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके तीनों साइड्स के ऊपर हमारे पास CH3 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 है, और यहाँ पे हमारे पास CH2 और ये CH3 है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है नॉर्मली? 3। अब कितने बन गए? 4। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका जो है वो लोन पेयर भी यूज़ हो गया ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बेटे दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन। अब हम जो है वो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसके साथ फॉस्फेट के साथ जुड़ेगी। किसके साथ जुड़ेगी? फॉस्फेट के साथ। अब बेटे उस कोलिन को अगर हम जोड़ें तो यहाँ से हम 1 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनवा देंगे। CH3 था तो कितने CH रह जाएंगे? 2। देन अगेन हमारे पास CH2, अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने CH3 लगाए थे हमने? 3 लगाए थे, और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया था? पॉजिटिव। क्लियर? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन। ये हमने क्या जोड़ दिया इसके साथ? नाइट्रोजनस बेस दैट वाज कोलिन। क्लियर? अब वो कहता है ज़रा गौर से देखो, नाइट्रोजन भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की कि इस होल मॉलिक्यूल के कितने हिस्से बनेंगे? 2। एक हिस्सा बेटे कैसा होगा? ये सारे का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा? पोलर, और बाकी सारे का सारा हिस्सा नॉन पोलर। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। कभी मक्खन देखा है आपने? कैसे निकालते हैं मक्खन? बटर जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं? दही जमाते हैं हम। ठीक है, उसको जब हम जो है वो ब्लेंड करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के फिनोमेना के ज़रिए हम उसमें से फ़ैट सेपरेट कर रहे होते हैं असल में। तो जब वो फ़ैट सेपरेट होती है तो क्या मक्खन बिल्कुल ऊपर आ जाता है? तो ये हाफ़ डूबा हुआ होता है, हाफ़ ऊपर होता है। अगर आप देखो तो आधा डूबा हुआ होता है मक्खन लस्सी के अंदर और आधा ऊपर होता है। ठीक है, इट्स मीन बेटे हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ पोलर एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ नॉन पोलर। जो पोलर पोर्शन होगा वो नीचे पानी वाली साइड पे मुंह किए हुए होगा। जो अगर तो वो सारे का सारा पोलर होता तो हम पानी के अंदर से निकालते, सारा पानी में डूबा हुआ होता। ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ पोलर एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ नॉन पोलर। ठीक है, वो कहते हैं अगर इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा इस फॉर्म में थोड़ा सा ड्रा कर लें, आपकी बुक ने भी शायद इसी फॉर्म में ड्रा किया हो। वो कहता है अगर इस फॉर्म में हम ड्रा कर लें, जनरल से आपकी मर्ज़ी जिस मर्ज़ी शेप में ड्रा कर लो। वो कहता है ये जो हेड बनाया हमने, ये क्या बनाया है? हेड। इस हेड को हम कह देते हैं ये पोलर है। ये क्या है? अगर ये हेड बेटे पोलर है तो ये कौन सी साइड होगी जिसके पास क्या होगी? फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप। जहाँ पर हमारे पास क्या लगी हुई होगी? फॉस्फेट होगी। तो वो हेड क्या होगा? पोलर। वो क्या होगा? पोलर। बाकी के सारे मॉलिक्यूल को हमने ये 2 चेन्स जो लगी हुई हैं, कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड की चेन, हमने उनको यूँ शो कर दिया जनरल कि ये 2 चेन्स हैं हमारे पास, अल्काइल चेन्स हैं। और इसकी बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या है? नॉन पोलर। ये वाला पोर्शन क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, अब बेटे अगर देखें तो वाटर में कौन सी साइड इसकी डिसॉल्व हो सकती है? पोलर वाली या नॉन पोलर वाली? वाटर इज़ अ पोलर ना, तो सो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर पोलर में हल होगी, नॉन पोलर
तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाली जो रीजन है हमारे पास फॉस्फेट कंटेनिंग साइड, दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, ठीक है, हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग। वाटर लविंग पोर्शन कौन सा बनेगा? वाटर लविंग पोर्शन द हेड ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कौन सी साइड? हेड, कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप, पोलर ग्रुप स्पेशली, ठीक है। तो वो वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा, क्लियर, वाटर लविंग होगा। जो दूसरी साइड है हमारे पास दैट इज नॉन पोलर, दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, क्लियर। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटिंग। ये वाला पोर्शन वाटर के अंदर कभी डिसॉल्व, तो फिर ये वाला पोर्शन किस में डिसॉल्व होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। किस में डिसॉल्व होगा? तो इनको हम दूसरा नाम जो देते होते हैं बेटे, वो हम हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक जो चीज़ होती है वो असल में लिपोफिलिक होती है। क्या होती है? लिपोफिलिक, क्लियर। लिपोफिलिक मीन जो लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल हो, लिपिड्स में। और लिपिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। लिपिड्स क्या होते हैं? जनरली नॉन पोलर। और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। किस में डिसॉल्व होते हैं? तो ये पोर्शन या हाइड्रोफोबिक है, पानी के हवाले से बात करें तो, लिपिड्स के हवाले से बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? लिपोफिलिक। और इसको क्या कहते हैं फिर? अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो लिपोफोबिक, लिपोफोबिक, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबल हैं, आपने याद रखनी है। अगर कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोफोबिक है तो वो लिपोफिलिक होगा, और अगर कोई हाइड्रोफिलिक है तो वो लिपोफोबिक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था किसका? फॉस्फोलिपिड्स का। हमने कहा कि फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। कब कैसे बनता है हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड? उसके साथ क्या लगा दिया जाता है? फॉस्फेट। किसकी जगह पे? किसको रिप्लेस करके? एक फैटी एसिड को रिप्लेस करके, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया हमने फॉस्फेट के साथ। तो ये इतना स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड का। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स। डेरिवेटिव कब बनेंगे? जब इसमें कोई थर्ड रिएजेंट ऐड करेंगे। तो वो थर्ड रिएजेंट जो हमने डाला वो हमने कहा कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? अब वो नाइट्रोजनस बेसिस हमारी बुक ने जब 3 एग्जांपल्स दिए, कोलिन, एथेनोलामीन एंड सेरीन, और उसने सिर्फ स्ट्रक्चर किसका ड्रा करके हमें दिखाया है? कोलिन का, ठीक है। तो अगर हम कोलिन को फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ दें तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? दिस आर मे बी द सेम, मे बी डिफरेंट, क्लियर ये बात। अच्छा, अब फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं वेयर द फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली कहाँ पर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स? हमारी बॉडी में। स्पेशली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन। हमारी मेम्ब्रेन का कौन कंपोनेंट होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। सिंपल लिपिड्स नहीं होते हमारी मेम्ब्रेन्स में, स्पेशली कौन होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। और अभी कोलिन की बात की तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में अच्छी खासी मिकदार के अंदर क्या होती है? कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, पोस्ट एंड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर हम इसको कहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? लास्ट ग्रुप देखते हैं।